कई साल पहले हमने ये छोटी सी दुकान खोली थी, लेकिन धीरे धीरे ये दुकान अच्छी चलने लगी और इससे गुजर बसर अच्छा होने लगा। कुछ जमा पूंजी भी है हमारे पास, लेकिन अब हम जिंदगी जीना पसंद करते हैं। सिर्फ काम पर ही ध्यान नहीं होता, घूमने फिरने पर भी ध्यान होता है। मेरी उम्र 25 साल है और मेरा भाई दक्ष, उसकी उम्र 23 साल है। रविवार के दिन हम दुकान नहीं खोलते, बल्कि हम घूमने के लिए निकलते हैं। आसपास का गांव हो या दूर दूर का कोई और शहर, एक दिन अगर हम घूमे ना तो हमारा हफ्ता अच्छे से नहीं निकलता और पूरा दिन हम घर से बाहर रहते हैं। इस बार भी मेरे भाई ने कहा था, यार ऐसा करते हैं, पास में एक गांव है 8-10 किलोमीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा जंगल के अंदर। वहां पर एक तालाब है। मेरे दोस्तों ने बताया कि वो वहां पर जाकर आए थे और उस तालाब का पानी ना कांच की तरह साफ है। मैंने अपने भाई को कहा, लेकिन जंगल में कोई खतरा तो नहीं? उसने कहा, खतरा नहीं है, तालाब में नहाने का क्या ही मजा आएगा, ठंडा ठंडा पानी और इतनी ज्यादा बारिश हुई है, वहां पर अच्छा और साफ पानी मिलेगा। चल ना, चलते हैं। और मैंने भी तैयारी कर ली। बाइक लेकर हम कई किलोमीटर एक गांव तक पहुंचे और वहां से 2 किलोमीटर चलकर उस तालाब तक। गांव के लोग कह रहे थे कि उस तरफ जाना सुरक्षित नहीं होगा। वैसे कई लोग वहां पर जाते रहते थे, लेकिन उस जगह रात के वक्त लोगों को आवाजें सुनाई देती हैं और कहते हैं वहां किसी औरत की आवाज सबसे ज्यादा आती है जो कहती रहती है, बचाओ, मेरी मदद करो। लेकिन रात के वक्त वहां कोई जाता नहीं, इसीलिए शायद उसकी मदद होती नहीं। मैंने अपने भाई के साथ मजाक किया और कहा, देख, वहां तालाब में अगर हम नहा रहे होंगे और वहां कोई लड़की आ जाए और कहेगी मेरी मदद करो, मदद करो, फिर क्या करेंगे? मेरा भाई कहने लगा, कर क्या सकते हैं, हम नहा रहे होंगे, कपड़े हमने पहने नहीं होंगे, उसके बाद अगर वो कोई भूतनी हुई फिर जो करेगी वही करेगी। ऐसे बातें करते करते चलते चलते तालाब तक पहुंचे। पानी कांच की तरह साफ था। पानी को देखकर मैं तो मंत्र मुग्ध हो चुका था और ऊपर एक पेड़ इतना ऊंचा था कि एक डाली बाहर की तरफ निकली हुई और तालाब गहरा भी था। डाली के ऊपर चढ़कर तालाब में छलांग लगाने में मजा बहुत आएगा और ये हम दोनों ने आपस में डिस्कस तक नहीं किया, बस एक दूसरे की आंखों की तरफ देखा और दोनों समझ गए कि इस डाली का इस्तेमाल हम कैसे करने वाले हैं। 3-4 दिन पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और यहाँ बारिश वाली नदियाँ बनी हुई, यानी जंगल में जितनी भी बारिश हो उन नदियों में पानी तब भरता है, पहाड़ों से नहीं आता। इसीलिए वो पानी जब ऐसे किसी तालाब में पहुँचता है तो कांच की तरह साफ हो जाता है। इसीलिए हमें तल तक नजर आ रहा था। 10 फुट गहरा था वो तालाब। मैं अपने भाई के साथ नहाने लगा। हम काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे थे और पास में एक पेड़ था जिस पर कुछ फल भी लगे हुए, उसे भी तोड़ रहे। मस्ती करते करते मेरे भाई ने तब मुझे कहा, अरे देख देख, इधर आ, पानी में आ, तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं पानी में गया और पानी के काफ़ी नीचे हमने देखा एक गुफा सी बनी हुई है, लेकिन ये तालाब हमेशा भरा रहता है, उसके बावजूद नीचे जाने वाली गुफा। मेरा भाई कहने लगा, चल थोड़ा गुफा में जाकर आते हैं। मैंने कहा, अबे तेरा दिमाग खराब है, पानी भरा है, ज़्यादा दूरी तक तो हम जा नहीं सकते। उसने कहा, ज़्यादा दूरी तक जाना भी नहीं है, देख दूसरी तरफ ना, थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो ऐसा करते हैं, तैरते हैं, देखते हैं, नीचे हवा तो होगी, उस तरफ क्या है देख कर आते हैं। मेरा भाई बड़ी जल्दी उस गुफा में तैरता हुआ आगे निकल गया। उसके तैरने की रफ्तार बहुत तेज थी ना। मैं भी उसके बाद उस गुफा में तैरते तैरते थोड़ी जगह ऊपर आई जहां पर हवा थी और तब हम सांस ले पाए। अब ऊपर पेड़ों की जड़ों का जाल बना हुआ था, इसी कारण हल्की हल्की रोशनी अंदर आ पा रही। फिर वो गुफा थोड़ी और आगे की तरफ जा रही और एक ऐसी जगह पर वो गुफा पहुंची जहां पत्थर पर एक लकड़ी का बक्सा पड़ा था। उस बक्से को देखने के बाद हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरा भाई कहने लगा, यार ऐसी गुप्त जगह और लकड़ी का पुराना बक्सा, क्या लगता है तुझे बक्से में क्या होगा?
मैंने कहा देख, पुराने बक्से को खोलना सुरक्षित नहीं होता। कभी कभी ऐसे बक्से में पुराने समय में कोई गैस छोड़ी जाती थी, जिससे कि अगर कुछ ऐसा हो जो कीमती हो, कोई खोले तो उसकी मौत भी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। मेरा भाई मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता था। वो तो खोलना चाहता था उस बक्से को। उसने जल्दी से उस बक्से को उठाया और मैंने दूर से धमकी दी, देख, अगर तूने इस बक्से को खोला ना, मैं पीटूंगा बहुत ज्यादा। मेरा भाई मुस्कुराने लगा। मैंने कहा देख मेरे भाई, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कुछ चाहिए, सारा तू रख ले, देख। उसने कहा देखो भाई, हम हमेशा बांटते हैं, चाहे खाना हो या कुछ भी, तो ये भी बांटेंगे, लेकिन बक्सा खोलना मैं चाहता हूं, आप नहीं खोलेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो बक्से को ऐसे नहीं खोलेंगे, बक्से को थोड़ा दूर रख, उसके बाद दूरी से खोलेंगे। अगर कोई गैस या हवा ऐसा कुछ हुआ तो हमें कोई नुकसान ना हो, ठीक है ना। मेरा भाई मान गया। उसके बाद उस बक्से को हमने खोला। मेरे भाई ने आगे की तरफ हाथ बढ़ाया, जल्दी से बक्से को ऊपर की तरफ खोल दिया। हम दोनों पीछे हो गए। उस बक्से में कोई राख होगी, हल्का हल्का धुआं ऊपर की तरफ उठा था। फिर मैंने अपने भाई को कहा, ये देख, कुछ तो था, काला काला ऊपर की तरफ उठ रहा है। लेकिन ये सिर्फ धुआं नहीं था जो ऊपर की तरफ उठ रहा, कुछ तो था बिल्कुल गैस की तरह। पहले ऊपर की तरफ उठा, फिर ना वहां हवा थी और ना ही हवा का कोई झोंका आया। वो धुआं मेरे भाई के मुंह की तरफ और सीधा उसके नाक के जरिए उसके शरीर में चला गया। यहां तो सांस मैं भी ले रहा था, लेकिन वो धुआं मेरे भाई की तरफ इतनी तेजी से गया कि मेरा भाई बेहोश हो गया। मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसके बाद मैं बक्से की तरफ जाना नहीं चाहता था। मेरा भाई 10 सेकंड के लिए बेहोश रहा होगा। फिर मैं उसे हिलाता चला गया और उसके बाद वो उठा, मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, अरे भैया, सर दर्द हो रहा है। मैंने उसे डांटा, तेरा दिमाग खराब है, देख, घर जाकर तुझे ऐसा पीटूंगा, ऐसा पीटूंगा। जिस चीज के लिए मना किया जाता है वही चीज करता है। तुझे कहा था ना, पुराने बक्सों में पुरानी गैस होती है, किसी तरह की पुरानी धातु हो सकती है। देख, वो कोई धुआं था, गायब भी हो गया तेरे करीब आकर, जैसे तेरे नाक के अंदर गया हो। फिर मेरा भाई उठा और कहने लगा, अरे भैया कोई बात नहीं, जो भी था कुछ नहीं हुआ मुझे, चलो बक्से के अंदर तो देखते हैं, कोई सिक्के विक्के कुछ तो मिलेगा ना। हमने बक्से के अंदर देखा। बक्से के अंदर तो कुछ भी नहीं था, कालिक थी, और वो कालिक को हम छूना नहीं चाहते थे। उसके बाद बक्से को बंद करते वक्त मेरे भाई का चेहरा काफी ज्यादा उदास था। फिर मैंने उसे समझाया, देख यार, मेहनत की कमाई से पाएंगे ना, सारी दुनिया को गुलाम बना लेंगे। इस तरह से खजाना मिलना ये ठीक नहीं होता। कहते हैं ना, जो मुफ्त में मिलता है वो अच्छा नहीं होता, जो हम कमाते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। देख मेरे भाई, उदास मत हो, बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे लेकर दूंगा। मेरा भाई मुस्कुराया और कहने लगा, अरे भैया, हम मिलकर खरीदेंगे ना। फिर उस गुफा से हम बाहर निकले। आधे घंटे तक उस तालाब में अच्छे से नहाए थे हम। जिसके बाद हम घर की तरफ आ रहे और मैं बार बार अपने भाई से सवाल पूछे जा रहा था। मुझे डर था उसकी सेहत खराब ना हो। अगर मुझे लगा कि हल्का फुल्का भी उसकी सेहत में कुछ बदलाव आया है तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। वो कुछ तो था, या वो कालिक हवा में उड़ी थी या वो धुआं था और मेरे भाई के करीब गया, जैसे नाक के जरिए उसके शरीर में चला गया हो। शाम के वक्त हम घर पहुंचे थे। माँ ने खाना बनाया, हम दोनों ने खाना खाया, काफी ज्यादा बातें की। फिर मेरा भाई कहने लगा कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूं भैया, ठीक है, तो कल मिलते हैं। कल सुबह दुकान थोड़ी जल्दी खोलेंगे, सुबह सुबह ग्राहक थोड़े ज़्यादा ही आते हैं। मैंने कहा ठीक है। वो लग रहा था मोबाइल चलाने वाला है और मुझे बहुत समय से शक था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। वो 7 बजे खाना खाकर कमरे के अंदर चला जाता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है। फिर मुझे शक रहता है किसी लड़की से फ़ोन पर वो बात तो करता ही है, इसीलिए मैं कर कुछ नहीं सकता था। वो अपने कमरे में चला गया, मैं भी अपने कमरे में आ गया। वक्त 9 बजे का होगा। एक अजीब आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। ये ऐसी हमिंग की आवाज थी जो इंसानी मुंह से पैदा होती है, जैसे
बार बार आ रही ये आवाज मुझे परेशान करने लगी थी। शुरू में मुझे लगा कोई मशीन तो नहीं, लेकिन ये जो आवाज थी ना, ये मेरे भाई के कमरे से आ रही थी। फिर मैं अपने भाई के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा। कान लगाकर सुना मैंने। ये आवाज कमरे के अंदर से ही आ रही थी। मुझे थोड़ी थोड़ी चिंता होने लगी। वैसे भी आज मैं अपने भाई की चिंता थोड़ी ज्यादा कर रहा था। मैंने दरवाजा खटखटाया। 1 बार, 2 बार। मेरे भाई ने दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद थोड़ा धक्का दिया मैंने, क्योंकि मेरा भाई कभी चिटिकनी नहीं लगाता था और हम बिना इजाजत एक दूसरे के कमरे में आते भी नहीं थे। जब मैंने दरवाजा खोला, मेरा भाई बेड पर लेटा हुआ था, सोया हुआ था गहरी नींद में, और कमरे से अब वो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं इधर उधर झांकता चला गया। उसका मोबाइल भी बंद था, यहां स्पीकर भी ऑन नहीं है, तो ये आवाज कमरे से कैसे आ रही थी? कहीं ये खराटे तो नहीं मारने लगा? थोड़ी तोंद जरूर निकली है, लेकिन पहले तो ऐसे खराटों की आवाज मैंने कभी सुनी नहीं। ये पहली बार था जब कुछ अजीब लगा था। उसके बाद रात के 12 बजे दरवाजा खुलने की आवाज आई और मुझे लगा माँ होगी। वैसे ही माँ कभी कभी दरवाजा खोलकर देखने लगती हैं कि हम ठीक हैं या नहीं। मेरे कमरे का दरवाजा खोला था और माँ हमेशा दरवाजा खोलने के बाद बंद करके जाती हैं ताकि सुबह मेरी नींद खराब ना हो। मेरी नींद तो खुल चुकी थी। मुझे एक और आवाज सुनाई दी, बाहर वाले दरवाजे के खुलने की आवाज। इसीलिए मैं बेड से उठा कि बाहर वाला दरवाजा क्यों खुला है। रात के वक्त तो बाहर कोई जाता नहीं और बाहर से कोई आता नहीं। जब मैं बाहर पहुंचा, मेरे भाई के कमरे का दरवाजा खुला था। मेरा भाई बेड पर नहीं था। मैं सोचने लगा, वो कहाँ गया? दक्ष, दक्ष तू कमरे में है, बाथरूम में है? फिर मैंने उस कमरे में जाकर बाथरूम को चेक किया। मेरा भाई बाथरूम में भी नहीं था। फिर मैंने बाहर वाला खुला दरवाजा देखा। बाहर वाला दरवाजा खोलकर मेरा भाई बाहर गया था, लेकिन आधी रात को, जबकि उसका फोन बेड पर ही पड़ा था। बिना फोन के वो कहीं नहीं जाता। माना रात के वक्त अगर गर्लफ्रेंड का फोन आया हो, लेकिन फोन तो उसे अपने साथ रखना चाहिए था ना। देखता हूं वो कहां गया। मैं घर से बाहर गया, इधर उधर झांका मैंने। मुझे मेरा भाई नहीं मिला। इसके बाद मैं घर के अंदर आ गया और मैं इंतजार करने लगा। 1 घंटे तक मैंने इंतजार किया अपने बेडरूम में। वहां से बाहर वाला दरवाजा साफ नजर आता था, लेकिन मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और सुबह जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मैं उस टेबल पर बैठकर अपने भाई से सवाल करने लगा, देख फिर कैसे, सेहत ठीक है तेरी? पेट में कोई मचलन सी तो नहीं हो रही? उसने कहा, नहीं भैया, क्या हुआ? पानी वैसे साफ ही था, पेट वेट तो खराब हुआ नहीं। मैंने कहा, वो तो ठीक है, अब ये बता रात को कहाँ गया था? मेरा भाई कहने लगा, कहीं नहीं भैया, रात को मैं कहाँ जाऊंगा। मैंने कहा, देख मुझे तेरे बारे में बहुत कुछ पता है, तू खुद साफ साफ बताएगा या फिर मैं बोलना शुरू करूं? मैं बोलूंगा तो माँ और पिता सबको पता लग जाएगा, तू बोलेगा तो आराम से बता सकता है। मेरा भाई थोड़ा घबराने लगा। फिर मैंने कहा, देख लड़की के चक्कर के बारे में मुझे सब पता लग गया है, लेकिन मैं किसी और से सुनना नहीं चाहता था, मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ। मेरा भाई बकने लगा, वो डर गया था। उसने लड़की की बात बताई। फिर मैंने पूछा, देख थोड़ा कंट्रोल कर, रात को कहाँ गया था? मिलने गया था? उसने कहा, नहीं भैया, रात को मैं कहीं नहीं गया, रात को मैं सोया हुआ था। हाँ, फ़ोन ज़रूर आता है, हम फ़ोन पर ही बात करते हैं। वो कॉलेज में होती है, अब मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका है तो फ़ोन पर ही बात होती है। मैंने कहा, देख रात को मैंने दरवाज़ा देखा, तेरा दरवाज़ा भी खुला था, बाहर वाला दरवाज़ा भी खुला था, कहाँ गया था? उसने कहा, भैया कसम खाता हूँ, रात को मैं कहीं नहीं गया, मैं सोया हुआ था। मेरे भाई ने कसम खाई थी और वो कभी झूठी कसम नहीं खाता था। तब मुझे बड़ा अजीब लगा था, क्योंकि बाकी सब बातें उसने बता दी, लेकिन रात के वक्त वो कहाँ गया था ये बात वो बता ही नहीं रहा था। उसका कहना था कि मैं तो अपने कमरे में था, मैं घर से बाहर तो गया ही नहीं। उसके बाद दिन के वक्त हम दुकान पर काम करती रही और दुकान पर भी मेरे भाई का स्वभाव बड़ा अजीब था। कुर्सी पर बैठा वो बार बार मेरी तरफ घूरे जा रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे वो देख रहा है, मुझे भांप रहा है, मेरी हरकतें देख रहा है, मैं काम कैसे करता हूं ये देख रहा है। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा वो दुकान पर थोड़ा कम ही काम किया करता था, ज़्यादातर मोबाइल पर व्हाट्सएप से चैटिंग करता रहता था। अब तो उसका ध्यान मेरी तरफ था और जब मैं वापस उसकी तरफ देखता वो घबराकर इधर उधर देखने लगता, लेकिन बाद में फिर से घूरने लगता और एक बार वो बेहोश हो गया। और ऐसा उस दिन 2-3 बार हुआ। वो बिना बात के बेहोश हो जाता और उसके बाद कई बार उसे ये तक याद नहीं रहता कि किसे रुपए दिए थे, जूते कहाँ पर रखे हैं, वो भूल जाता। फिर रात के वक्त जब वो अपने कमरे में गया तो उसके हंसने की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और उससे पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से हंसने की आवाज़ आई। 9 बजे मैं कमरे में गया, उससे पूछा, लेकिन वो कह रहा था कि भैया नहीं, मुझे आज नींद बहुत ज़्यादा आई हुई थी, मैं तो सोया हुआ था। लेकिन मुझे तो हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे गड़बड़ की बू आने लगी थी। पिछले कुछ दिनों से चल क्या रहा है? मेरा भाई रात को घर से बाहर निकलता, 2-4 घंटों के लिए कहीं जाता, अपने कमरे में हंसता रहता, दुकान पर ध्यान उसका कहीं और होता। कभी कभी बाजार से अजीबोगरीब चीज़ें लेकर आता। मैं उसके कमरे में उस लिफाफे में रखी हुई उन चीज़ों को देख रहा जो उसने बेड के नीचे छिपाई हुई थी। अजीबोगरीब मसाले थे, कुछ हड्डियां भी थीं। पता नहीं किन जानवरों की हड्डियां उठाकर वो लिफाफे में डालकर बेड के नीचे रखे हुए था। मैंने जब उससे सवाल पूछा वो कहने लगा, भैया मैंने ये क्यों रखी होंगी, फेंको इसे, क्या गंदी बंदी चीज़ें रखी हैं। फिर उसने मेरे सामने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन कुछ समय बाद मैंने उसे डस्टबिन से उस लिफाफे को निकालते हुए देखा। अब मैं सीधे सीधे उससे पूछना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे शक होने लगा था कि वो झूठ बोलता है। लेकिन ऐसा झूठ क्यों जो पकड़ा जाए? रात के वक्त जब वो घर से बाहर निकला था, मैं ये देखने के लिए कि वो कहाँ जाता है उसका पीछा करने लगा। मुझे लगा था किसी लड़की का चक्कर है, लेकिन जब मैं अपने भाई का पीछा करता गया वो किसी लड़की से मिलने के लिए नहीं गया था। आधी रात को वो पास के कब्रिस्तान में गया था। उस कब्रिस्तान की दीवार को जब उसने फांदा, मुझे लगा कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। फिर उस दीवार को मैंने भी फांदा। रात के वक्त कब्रिस्तान में जाना कितना खौफनाक अनुभव होता है मैं बता नहीं सकता। मेरा भाई कब्रिस्तान में था। फिर मैंने उसे कब्रिस्तान के पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। वो पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद वो पत्तियां तोड़ रहा था, और वो भी काफी ऊपरी टहनियों की। उन पत्तियों को उसने तोड़ा, फिर नीचे रखा। अब वहां उसने कोई धागा छिपाया होगा। उस धागे से उसने पत्तियों के अंदर छेद किया, एक माला सी बनाई। फिर उस माला को उसने पहन लिया और एक कब्र पर जाकर बैठ गया। फिर कुछ मंत्र बोलने लगा था। अजीबोगरीब अरबी भाषा में शब्द बोल रहा था वो। मेरी समझ में तो नहीं आ रहे थे। मैंने अपने भाई को अरबी भाषा बोलते हुए कभी नहीं देखा। ये ना तो हिंदी थी और ना ही जानी पहचानी कोई भाषा। मुझे वो अरबी भाषा ही लगी। लेकिन मेरा भाई कब्र के ऊपर बैठकर ऐसा क्यों कर रहा है? दिमाग घूमा था। मैं सोच में पड़ा हुआ। फिर मेरा भाई वो जो पत्तियां थी ना, उन्हें उस कब्र के ऊपर जलाकर वापस घर की तरफ आ रहा। जब वो अपने बेडरूम में गया, बेड पर लेट गया, मैं भी अपने कमरे में। सुबह मैंने अपने भाई से सवाल पूछा था, यार तेरे कमरे से पीपल की पत्तियां मिली हैं, क्या हुआ, पीपल के साथ कुछ करता है? मैं जानता हूं मेरा भाई कब झूठ बोलता है। उसके चेहरे पर हाव भाव थे ही नहीं। वो कहने लगा, अरे भैया पैर वैर से लग गई होगी ना, मैं पत्तियों का क्या करूँगा, पीपल वैसे भी पता है ना, पीपल के आसपास नहीं जाना चाहिए। वो ऐसे बातें कर रहा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। मैं उसे उसकी कमरे में लेकर गया। फिर उसको कहा, देख कल मैंने तेरा पीछा किया है, अब झूठ मत बोल। मैंने अपनी आंखों से देखा, पीपल के पेड़ की पत्तियों को तोड़ने के बाद माला बनाकर क्या क्या कर रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा भाई झगड़ा करने लगा, भैया झूठ मत बोलो, ऐसा मैं क्यों करूँगा, मैं पागल हूँ क्या?
मैंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तू मुझ पर यकीन नहीं करता। मेरा भाई कहने लगा, भैया आप मुझ पर यकीन नहीं करते, मैं झूठ बोलूंगा। उसके बाद मुझे शक होने लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे ये सब करने के बाद वो भूल गया, और ऐसा कई बार हो रहा था जब वो ये सब करने के बाद भूल जाता। मुझे शक होने लगा। जब से हम उस तालाब से वापिस आए हैं, वो बक्सा जब से खुला है, मेरे भाई की हरकतें अजीब हो गई हैं। झूठ बोलता है और ऐसा लगता है जैसे ये चीज़ें वो करता ही नहीं, उसे कुछ याद रहता ही नहीं। मुझे शक था मेरे भाई पर किसी तरह की कोई शैतानी ताकत हावी तो नहीं हो गई, लेकिन ये सिर्फ शक था और मैं इस शक को दूर करना चाहता था। इसीलिए दुकान से अपने भाई को बहाना लगाकर निकला मैं, और पास में एक तांत्रिक बाबा थे जो मुझे जानते थे और मुझे उन तांत्रिक बाबा पर भरोसा था। वैसे कभी भी जिंदगी में उनसे कोई काम नहीं पड़ा था, लेकिन जान पहचान जरूरी होती है। मैंने तांत्रिक बाबा को कहा, बाबा मुझे लगता है घर में भूत है, क्या निवारण हो सकता है? तांत्रिक बाबा ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा होता ही रहता है। कभी कभी रिश्तेदार पड़ोसी जलते हैं तो ऐसा किया कराया घर पर कभी ना कभी हो ही जाता है। ये लो, ये एक चेन है, लोहे की चेन, इसमें नीचे कुछ मैंने खास लगाया है। ये चेन अगर तुम्हारा भाई पहनेगा तो उसके ऊपर अगर कोई साया है या घर में कोई साया है वो निकल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने तांत्रिक बाबा पर भरोसा किया, जिसके बाद उस चेन को शाम के वक्त में घर लेकर आया और फिर मैंने अपने भाई को कहा, देख दक्ष, तेरे लिए एक गिफ्ट है। देख, तू मुझसे प्यार करता है ना, तो मेरे लिए ये काम करेगा? मेरा भाई कभी भी ना नहीं करता था अगर उसे मुझ पर भरोसा हो तो। उसने कहा, जी भैया। मैंने कहा, एक चेन है, देख बड़ी अच्छी तेरे लिए बनवाई है मैंने, खास है, इससे हमारे काम में वृद्धि होगी, और वैसे भी मुझे लगता रहता है तुझे किसी की जैसे नज़र जल्दी लग जाती है ना, तू बीमार हो जाता है, तो मैं ये चेन लेकर आया हूँ। मेरा भाई थोड़ा संकोच करने लगा, मुझे थोड़ा थोड़ा उस पर शक होने लगा था। फिर मैंने कहा, देख ये चेन तुझे मैं ही पहनाऊंगा। वो जिद करने लगा, मैंने ज़बरदस्ती की, और जब मेरे भाई ने उस चेन को छुआ था, चेन से धुआं निकलने लगा और मेरे भाई ने उस चेन को पकड़ा, खिड़की से बाहर फेंक दिया। उस दिन पहली बार मैंने अपने भाई की वो लाल आंखें देखी थीं। वो मेरा भाई था ही नहीं। गुस्से में मेरे भाई ने मुझे कहा था, अगर तूने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। मेरी माँ भी देखती रह गई थी, मेरे पिता भी हक्के बक्के थे। उसके बाद मैं अपने कमरे में आया और सोच रहा, वो शब्द मेरे दिमाग में घूमे जा रहे थे। मेरे भाई ने ऐसा क्यों कहा, मैं तुझे मार डालूंगी? ये भी तो कह सकता था, मैं मार डालूंगा। आखिर उसके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं जो उससे ये करवा रहा है। मेरा दिमाग घूमता चला गया और पूरी रात मैं सोचता रहा। उसके बाद मैंने अपने भाई के कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा। मेरा भाई अपने कमरे में था ही नहीं। कब घर से बाहर निकला पता ही नहीं चला, बिना आवाज़ किए। जब से मैंने उसे बताया था कि मैं उसका पीछा कर चुका हूँ, तब से मुझे लगता है वो जान चुका है और अब छिप कर चला जाता है। बाहर का दरवाज़ा खोला था, यानी कि कोई घर से बाहर गया है। मैं उसके बाद घर से बाहर निकला। मैं उसी कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा। मुझे शक था मेरा भाई उसी कब्रिस्तान की तरफ गया होगा, और मैं ज़्यादा तेज़ी से गया तो रास्ते में मुझे मेरा भाई चलकर उस कब्रिस्तान की तरफ जाता हुआ दिख गया। मैंने उसे रास्ते में ही रोक लिया। देख दक्ष, कहाँ जा रहा है? तुझे साफ साफ बताना होगा, चल क्या रहा है? और तब उसकी लाल आंखें थी और वो जैसे मुस्कुराया। अब तक समझ नहीं पाए, मुझे लगा था तुम्हें सब कुछ पता लग गया होगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता लगा। तो सच बता ही देती हूँ, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तुम्हारे भाई के अंदर मैं एक चुड़ैल हूँ। ये शरीर अब मेरा है, जो मैं इससे करवाना चाहती हूँ वो मैं करवाऊंगी। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे काम में टांग मत अड़ाओ,
दिन के वक्त उसके शरीर पर असर नहीं करूंगी। मेरा काम बहुत ज़रूरी है। काम हो जाएगा, मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगी। लेकिन अगर तुमने टांग अड़ाने की कोशिश की, मैं इसको अपने साथ ही ले जाऊंगी। इसे बचाना संभव नहीं होगा। मैंने अपने भाई को पकड़ा। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? मुझे डरा क्यों रहा है? मेरे भाई ने मुझे जब धक्का दिया, मैं उड़ता हुआ दीवार से टकराया था और इतनी जोर से मेरा भाई धक्का दे ही नहीं सकता। कोई इंसान ऐसा धक्का दे ही नहीं सकता। वो पतला सा था, उसने मुझे उठाकर दीवार तक इतनी दूर कैसे मारा? मैं जान चुका था चुड़ैल मेरे भाई के शरीर में है। वो कोई मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। उसके बाल हवा में लहराने लगे थे, उसके कपड़े हिलने लगे थे, जबकि यहां हवा चल ही नहीं रही थी। उसके शरीर से हवा निकल रही हो ऐसे। आसपास की जो स्ट्रीट लाइट्स थी ना, वो फ्लिकर करने लगी थी। मैं देखता रह गया और मुझ में हिम्मत नहीं थी अपने भाई का पीछा करने की। मैं वापस आ गया। वापस आकर अपनी माँ को और अपने पिता को ये सब बता नहीं सकता था। मैं अपने कमरे में, और सुबह जब मेरा भाई अपने कमरे की तरफ जा रहा, मेरी तरफ देखकर उसने मुस्कुराया था, फिर कमरे में चला गया। और सुबह मेरे भाई को कुछ भी याद नहीं था। मेरे भाई को याद रहता ही नहीं कि रात को वो कहाँ जाता है, सामान बेड के नीचे लाकर कौन रखता है। ये वो चुड़ैल है जो मेरे भाई पर हावी हो जाती है और उससे करवाती है, और उसे याद नहीं रहता, जैसे एक शरीर में दो आत्माएं। अगले दिन मुझे लगा भाई के ऊपर झाड़ फूंक करवानी होगी। अगर चुड़ैल ने मेरे भाई के शरीर पर कब्जा किया है तो उस चुड़ैल को बाहर निकालना होगा। इसीलिए मैं अपने भाई को बाइक पर बिठाकर ये कहकर थोड़ा दूर लेकर गया कि एक नई जगह है, तालाब है। मैंने झूठ नहीं बोला था। मंदिर के पीछे वाले तालाब में मैंने कहा नहाना है यहाँ। उस तालाब के पानी को पवित्र कहा जाता है और मंदिर में माथा टेकने के बाद उस पानी को माथे पर लगाने से कई लोगों के रोग दूर होते हैं, ऐसी मान्यता थी। मेरे भाई ने मंदिर में पैर रखने से मना कर दिया। मैंने जबरदस्ती की, उसने धक्का दिया। जब मैं जबरदस्ती करता वो चुड़ैल हावी हो जाती और फिर उसने धमकी दी, चालाक बनने की कोशिश मत करो, ये शरीर अब मेरा है, मैं जब चाहूं इस पर कंट्रोल कर सकती हूं। अगर तुम चाहते हो मैं पूरा दिन इस पर कंट्रोल रखूं तो ऐसी हरकतें करो, और याद रखना मैं इस शरीर से बाहर निकल ही नहीं सकती, चाहे जितनी कोशिश कर लो। इससे ना सिर्फ मुझे दर्द होगा, तुम्हारे भाई को भी दर्द होगा। अगर सच में चाहते हो तो ये देखो। मेरे भाई ने जैसे ही मंदिर की सीढ़ी पर हाथ रखा, उसके हाथ में आग लग गई। मांस उबलने लगा था, जलने लगा था। मैंने हाथ जोड़े और कहा, हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो। तब उसने हाथ पीछे किया और फिर वो कहने लगी, अगर मंदिर में जबरदस्ती लेकर गए ये शरीर खत्म होगा, तुम्हारा भाई मारा जाएगा और मुझे तो कोई और शरीर मिल ही जाएगा। मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए जो मैं करना चाहती हूं मुझे करने दो। ये कहकर उसने शरीर को ढीला छोड़ दिया। मेरा भाई बेहोश था। जब होश में आया, हाथ उसका जल रहा, पूछ रहा था क्या हुआ। क्या बताता मैं उसे मैं ये सब बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वो चुड़ैल भी सुन रही। मुझे लगा कुछ करना होगा, वरना मेरा भाई मारा जाएगा। फिर जब मेरा भाई छुट्टी वाले दिन घर था, मैंने कहा हम किसी के साथ जाएंगे। तब उस चुड़ैल ने भी कहा था अब से चालाकी नहीं, और मेरा भाई रात को घर से बाहर रहता। वो क्या करता मैं नहीं जानता था। मैं वो तांत्रिक को घर लेकर आया। मेरे भाई के चेहरे पर शिकन जरूर थी, लेकिन तांत्रिक ने अपने कपड़े बदले हुए। मैंने तांत्रिक बाबा को कहा था मेरा भाई शक करेगा। तांत्रिक बाबा ने सवाल पूछे, झाड़ फूंक की, और जो भी वो करते थे सब कुछ किया। फिर मेरा भाई कह रहा, भैया ये क्या कर रहे हैं आप? वो चुड़ैल बाहर आई ही नहीं। बाबा ने झाड़ फूंक पूरी की। मैंने बाबा को पूरी बात बताई थी और बाबा ने कहा कोई शैतानी ताकत किसी के शरीर में आ जाए तो ऐसे बाहर निकाला जा सकता है, अब डरने की कोई बात नहीं है। तांत्रिक बाबा ने सब कुछ किया। फिर तांत्रिक बाबा कहने लगे अब वो चुड़ैल इसके शरीर में नहीं है, निकाल दी मैंने।
बाबा घर से बाहर गए। मैं घर में वापस आया। मेरा भाई कुर्सी पर बैठा हंस रहा था। आंखें उसकी नीचे की तरफ थी। तुझे लगता है तू मुझे बाहर निकाल सकता है? कोई ढोंगी तांत्रिक आकर ये कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। मैं इस शरीर से जुड़ चुकी हूं। मेरा अंत इस शरीर का भी अंत है। तेरा भाई मारा जाएगा और मुझे लग रहा है अपने भाई को मरा हुआ ही देखना चाहता है। कोशिश करना चाहता है तो करता रहे, लेकिन मेरे काम में अड़ंगा मत डालना। जा, तू जो करना चाहता है मैं तुझे आज़ादी देती हूँ। जहाँ ले जाना चाहता है ले जा इसे। मंदिर में ले जाएगा तो इसका शरीर जलने लगेगा। मैं तो बाहर नहीं निकलूंगी, ये भी खत्म होगा। बाकी कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र करवा ले, अगर उससे शरीर का विनाश होता है तो उसका जिम्मेदार तू होगा। डरा दिया उसने मुझे। उस रात मैं सो ही नहीं पाया और अगले दिन अपने भाई को लेकर मैं तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा और मैंने कहा, तांत्रिक बाबा, इसके अंदर चुड़ैल है और इस समय वो सुन भी रही है। मेरा भाई मानने को तैयार नहीं और ऐसा लग रहा वो मेरा भाई है ही नहीं। तब मेरे भाई ने कहा, ये कार्तिक है ना, मुझे मारने की कोशिश करता है बाबा। बाबा ये चाहता है सारी संपत्ति इसके नाम हो जाए, तो ये मुझे पागल साबित करना चाहता है। तांत्रिक बाबा को मुझ पर शक होने लगा और फिर मैंने तांत्रिक बाबा को कहा, यह उसकी चाल भी हो सकती है। लेकिन तांत्रिक बाबा ने कहा, मैंने सब कुछ कर लिया। अगर इसके अंदर कोई भूत प्रेत होती तो अब तक बाहर निकल चुकी होती। मुझे लगता है यह मानसिक तौर पर ऐसा हो गया होगा। भूत प्रेत का कोई चक्कर नहीं है। तांत्रिक बाबा अब मुझ पर शक करने लगे थे, इसीलिए मुझे लगा तांत्रिक बाबा से मदद नहीं मिलेगी। मुझे खुद जानना होगा आखिर वो चुड़ैल जो मेरे भाई के शरीर के अंदर है वो चाहती क्या है। उस रात फिर से मैंने अपने भाई का पीछा किया और अब ये साफ था वो बाहर से बहुत सामान लेकर आता था। दिन के वक्त चुड़ैल बाहर आती ही नहीं, रात के वक्त वो उस शरीर पर हावी हो जाती। माँ बाप को मैंने समझा दिया था कि बाहर उसे कोई काम होता है, इससे वो चुड़ैल खुश थी। दिन के वक्त मुझे समय दिया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने भाई को बचाने के लिए। लेकिन मुझे डर था रात के वक्त वो मेरे भाई के शरीर के अंदर उसे लेकर कहाँ जाती है। मैंने पीछा किया। मेरा भाई बाइक उठाकर बहुत दूर एक खास जगह गया था, उसी तालाब के पास। उस तालाब के पास सिर्फ एक ही गुफा नहीं थी, कई और गुफाएं थी। मेरा भाई एक गुफा में गया और मैंने अपनी आंखों से देखा एक लाश थी। मेरा भाई उस लाश के इर्द गिर्द घूमने लगा। वहां बकरे का सर पड़ा था, मुर्गे का सर पड़ा था, कई जानवरों के कटे हुए सर पड़े थे। कटोरियों में खून डाला गया था जो उस लाश के इर्द गिर्द रखा गया था। बड़ी अजीबोगरीब लाश थी। कुछ चमड़ी रंग हल्का, कुछ चमड़ी काली जली हुई, जैसे कई चमड़ी के हिस्सों को एक साथ जोड़कर लाश का रूप दिया गया है। लेकिन हड्डियां थीं। ये किसी इंसान की हड्डियां होंगी जिन्हें जोड़ा गया था। जिंदा करने की कोशिश थी उस चुड़ैल की, लेकिन किसे? मैं वहां से छिपकर निकला और इस बार मेरे पास एक सबूत था जो मैं तांत्रिक बाबा को दिखा सकता था। मैं अगले दिन तांत्रिक बाबा के पास गया और मैंने तांत्रिक बाबा को कहा, मेरे भाई के अंदर सच में चुड़ैल है, मैं आपको सबूत दे सकता हूं। वो चुड़ैल नाटक करती है ताकि किसी को शक ना हो। मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूं, उस जगह आप देखिएगा वो चीज क्या है। तांत्रिक बाबा तैयार हो गए, लेकिन मेरा भाई जो मुझ पर शक कर रहा था, अब मैं हर रोज दुकान पर रहता। ये गुरुवार का दिन था। मैं इतने समय से कहां पर हूं यह जानने के लिए मेरा भाई बार बार फोन लगाए जा रहा और मैंने उसे कह दिया कि मैं थोड़ा बाहर आया हूं, जूतों की डिलीवरी होने वाली है। लेकिन उस चुड़ैल को शायद शक हो गया होगा कि मैं इतने समय से बाहर क्यों हूं। भाई के अंदर चुड़ैल है तो बाहर रहकर मैं क्या कर रहा हूं। इसीलिए जब मैं तांत्रिक को लेकर उस गुफा तक पहुंचा था, तांत्रिक ने पैर रखने से मना कर दिया गुफा के अंदर। तांत्रिक ने कहा, यहां एक शैतानी शक्ति का वास है, मैं महसूस कर सकता हूं, वो बहुत ताकतवर है।
अभी वो जागी नहीं है। तो तांत्रिक बाबा ने जैसे ही झाड़ फूक करने के बाद उस गुफा में पैर रखा, उस लाश को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने उनसे पूछा, ये क्या चीज है? और तांत्रिक बाबा ने कहा, यकीनन वो चुड़ैल ही होगी जो तुम्हारे भाई के शरीर के अंदर है। ऐसा कुछ चुड़ैल ही कर सकती है, या डायन। ये कंकाल है, प्राचीन काल का कोई कंकाल होगा, 1000 या 2000 साल पुराना लगता है। किसी शैतान का हड्डियों पर बने निशान देखकर मैं कह सकता हूं, लेकिन इस हड्डियों के कंकाल के ऊपर एक शरीर चाहिए होगा, तब वो उस शैतान की आत्मा इसमें डाल सकती है। वो किसी को जिंदा करना चाहती है, और यकीनन ये कोई साधारण ताकत नहीं है। इस गुफा में कैद है वो ताकत, और उसे शरीर चाहिए। ये चुड़ैल एक शरीर बना रही है, इसीलिए शारीरिक अंग या शक्तियों को कब्रिस्तानों से, शमशान से इकट्ठा करके ये यहाँ ला रही होगी। तो ये काम है उसका। हमें इस शरीर को नष्ट करना होगा। और तभी पीछे से आवाज आई थी, ये तुम कर नहीं सकते। मेरा भाई पीछे खड़ा, और उसकी लाल आंखें ये बयां कर रही थी कि वो चुड़ैल अब मेरे भाई पर हावी हो चुकी थी। मेरा भाई मुझसे लड़ने लगा और उस तांत्रिक को भी उठा उठा कर पटकना शुरू कर दिया। मेरे भाई के शरीर में वो ताकत इतनी अजीब और गरीब और बेरहम थी कि मेरे भाई की उंगलियां टूट गई, लेकिन उसने मुझ पर मुक्कों की बारिश बंद नहीं की। वो तांत्रिक भी बेहोश होने की कगार पर था, लेकिन मैंने अपने भाई को जकड़ लिया और वो तांत्रिक उस लाश पर झाड़ फूक करने लगा। वो लाश हिलने लगी थी और मेरा भाई मुझे धक्के देने लगा। वो चुड़ैल कह रही थी, मुझे उसे बचाना है, अगर तुमने उसके साथ कुछ किया मैं तबाह कर दूंगी, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। लेकिन मैं अपने भाई को छोड़ने वाला नहीं था। उस शरीर के अंत से शायद मेरा भाई बच पाता। वो एक शैतानी ताकत जिंदा करना चाहती थी। तांत्रिक बाबा ने झाड़ फूक की और उसके बाद उस शरीर को आग लगा दी। हड्डियां भी जलने लगी थी और उसके बीच उन्होंने राख डालनी शुरू कर दी जो उनके पास थी, जिससे धू धू करके वो शरीर जलता चला गया और एक बार आग लग गई। अब मेरा भाई छलांग लगाकर खुद को जलाकर भी उस आग को बुझा नहीं पा रहा। उसे दर्द हो रहा। उस आग के कारण गुफा की छत फट गई थी। धमाका हुआ और एक शैतानी ताकत जैसे इस गुफा से बाहर निकली हो। फिर शांति। मेरा भाई रो रहा था। ये मेरा भाई नहीं, वो चुड़ैल थी। फिर वो गुस्से में उठी और कहने लगी, अब मैं बदला लूंगी। जो मेरा अपना था वो मुझसे दूर कर दिया, अब तुम सबके अपने तुम सबसे दूर करूंगी। अब कोई नहीं बचेगा। उस गांव में प्रलय आएगी, प्रलय जिससे कोई बच नहीं सकता। मेरा भाई वहां से भाग निकला। मेरे भाई की आवाज सुने भी बहुत समय हो गया था, ऐसा लग रहा था मुझे। फिर उस तांत्रिक ने कहा, हमें उसे रोकना होगा, लेकिन कैसे? ये कोई पुरानी चुड़ैल है जो तुम्हारे भाई के शरीर के अंदर है। मेरी झाड़ फूक इस पर असर नहीं कर रही और हम किसी और की मदद भी लेंगे तो कोई खास फायदा नहीं होगा। लेकिन मुझे क्या पता था उसके बाद क्या होने वाला है। हम वापस आए थे और वो रात सच में प्रलय वाली रात थी। 4 घरों को आग लग गई थी। 2 लोगों को एक पेड़ पर उल्टा लटकाया गया था। उनका सर काटा गया था और खून से जमीन पर लिखा गया था, पूरा गांव खत्म होगा। लोग सवाल पूछ रहे थे और तांत्रिक बाबा ने कहा था, चुड़ैल का असर है, इसमें किसी इंसान का हाथ नहीं है, ये चुड़ैल का असर है। सब लोग अपने घरों के आगे दिए जलाओ। रात के वक्त हर कोई घर के बाहर किसी भगवान की मूर्ति रखे या खिड़की पर दिए जलाए या धूप बत्ती करे, ताकि घर में वो चुड़ैल ना आ पाए। वो रात बड़ी मुश्किल से निकली थी। कई लोगों पर हमला हुआ था। इसके बाद सब तांत्रिक बाबा से सवाल पूछ रहे, आखिर उसे रोका कैसे जाएगा, जिसका जवाब तांत्रिक बाबा के पास नहीं। तांत्रिक बाबा ने मुझसे कहा था, देखो हालात बहुत बदतर हो चुके हैं,
अगर उस चुड़ैल को रोकने के लिए तुम्हारे भाई की मौत भी होती है तो अंत में हमें वैसा करना होगा। मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं और लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता। वो चुड़ैल तुम्हारे भाई के शरीर पर हावी हो चुकी है, हमें उसे पकड़ना होगा, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। उस कब्रिस्तान में हम दोनों ने मिलकर मेरे भाई को ढूंढ ही लिया और मेरा भाई एक कब्र पर बैठा हुआ हंस रहा था। वो चुड़ैल थी। आ गए तुम, क्या करोगे अब? किसी और को बचाना है तो मुझे तो मारना ही होगा ना, लेकिन मैं तो एक चुड़ैल हूं, एक आत्मा जो इस शरीर में है। इस शरीर को मार डालोगे तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी, फिर मुझे एक और शरीर मिल जाएगा। मुझे तो तुम रोक नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारा भाई तो मारा जाएगा ना। मैं भी देखूंगी वो दर्द कैसा होता है जब अपने छोड़कर चले जाते हैं। मैंने अपने भाई को पकड़ना चाहा, तांत्रिक ने भी मेरी मदद की। तांत्रिक का कहना था कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे भाई को बचाया जा सकता है, लेकिन कोई तरीका हमें ढूंढना होगा। हमें उसे बाहर निकालना चाहिए। ये चुड़ैल तुम्हारे भाई पर हावी है। मेरे भाई को एक पेड़ के साथ बांधकर तांत्रिक बाबा ने वहां तंत्र मंत्र का सहारा लिया। वो एक साधना में लीन हो गए और 1 घंटे तक मेरा भाई तड़पता रहा। फिर बाबा उठे और उन्होंने वो राख मेरे भाई के माथे पर मल दी और फिर बाबा ने मेरे भाई से सवाल पूछा था, बता बता बेटे बता, ये जो चुड़ैल है क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? क्योंकि तू भी अंदर से सब कुछ देख रहा होगा। भले ही वो याददाश्त तेरे अंदर ना हो, लेकिन अगर तू सोचे तू जान सकता है। जैसे ये तेरा दिमाग पढ़ सकती है, वैसे तू इसका दिमाग भी पढ़ सकता है। दिमाग में क्या है? इसके पास कोई रास्ता तो होगा इसे रोकने का। ये जानकारी इसके पास होगी। तुझे बाहर आना होगा बच्चे, बाहर आ बच्चे, बता हमें। और उसके बाद मेरे भाई के रोने की आवाज, हाँ मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, इसे रोकने का तरीका मैं जानता हूं। मेरी उंगलियां काटो, मेरी बाजू को काटो, मेरी टांगे काटो, इस बच्चे को काटो, लेकिन चुड़ैल नहीं मरेगी। क्या लगा तुझे तांत्रिक? तू ताकतवर है तो मुझे बाहर निकाल सकता है। ये शरीर अब मेरा है। मेरी इजाजत के बिना ये बच्चा कुछ नहीं बता सकता। उसने अपने गले को अपने नाखूनों से उधेड़ना शुरू कर दिया और फिर वो चुड़ैल बोलने लगी, खोल मुझे, वरना इसके साथ वो हाल करूंगी कि ना तो इसे मौत नसीब होगी ना जिंदगी नसीब होगी। और मैंने अपने भाई को आज़ाद कर दिया। खून से लथपथ था मेरा भाई, लेकिन हंसता हुआ वहां से भागा था। अब देख मैं सबके साथ क्या करती हूं, ये कहते हुए। उसके बाद हम वहां ऐसे ही बैठे। मैं रोने लगा था, लेकिन फिर तांत्रिक बाबा हंसते हुए कहने लगे, आखिरकार काम बन ही गया। तेरा भाई समझ गया कि मैं उससे क्या चाहता था। भले ही उस चुड़ैल ने शरीर पर हावी होने नहीं दिया उसे, लेकिन वो एक बाजू पर हावी जरूर हो गया। देख पेड़ पर तेरे भाई ने क्या लिखा है। वहां खून से कुछ लिखा था। जंगल में एक एड्रेस होगा जो मेरे भाई ने वहां लिखा था, एक झोंपड़ा, काले जंगल के पीछे 2 नदियों के बीच छोटे पुल के पार। ये वो एड्रेस था जो मेरा भाई बताना चाहता था। कुछ है वहां पर जो उस चुड़ैल को रोक सकता है, मेरे भाई ने लिखा। जिसके बाद हम उस तरफ बढ़ने लगे। 2 नदियों के बीच पुराने पुल को पार करने के बाद एक झोंपड़ा उस काले जंगल में, जहां पेड़ भी काले रंग के थे। अजीबोगरीब पेड़ों के बीच बना हुआ वो पुराना झोंपड़ा। वो झोंपड़े का जो दरवाजा था वो बड़ा साफ, नई लकड़ी का बना हुआ। तब तांत्रिक बाबा ने कहा, थोड़ा ध्यान रखना, यहां खतरा हो सकता है। मुझे लगता है वो चुड़ैल इस झोंपड़े से जुड़ी थी, तभी तुम्हारे भाई ने ये एड्रेस दिया है। हो सकता है ये उस चुड़ैल की चाल हो। हमें दोनों तरफ का सोचना चाहिए। झोंपड़े के अंदर तो हमें जाना ही होगा। जब हम उस झोंपड़े के अंदर गए थे, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।
जो मुझे तो नहीं दिखा, लेकिन तांत्रिक बाबा को दिख गया था। उस झोंपड़े के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटी सी गुड़िया थी, काले रंग की अजीबोगरीब भद्दी सी गुड़िया। वो गुड़िया पेड़ों की जड़ों से जुड़ी हुई। आसपास जितने भी पेड़ थे जो झोंपड़े की दीवारों के साथ जुड़े हुए, उनकी जड़ें घर के अंदर निकली हुई और सारी की सारी जड़ें वो गुड़िया के साथ जुड़ी हुई। तब तांत्रिक बाबा ने कहा, तो ये है मुसीबत की जड़, ये देखो चुड़ैल का शरीर। मैंने तांत्रिक बाबा से पूछा, कहाँ चुड़ैल का शरीर? ये तो एक गुड़िया है। और फिर तांत्रिक बाबा ने कहा, चुड़ैलें, उनका शरीर ऐसा ही होता है, एक गुड़िया के समान, इसीलिए इसका इस्तेमाल करके वो कई घरों के अंदर तक घुस जाती हैं। ये शरीर हमें खत्म करना होगा। वो चुड़ैल का अंत तभी होगा। बिना शरीर के भी, बिना किसी चीज से जुड़े भी एक चुड़ैल जिंदा नहीं रह सकती। जरूर किसी श्राप के कारण वो उस बक्से में कैद थी, लेकिन उसका असली शरीर तो ये। लेकिन इस शरीर से वो सारे काम किए नहीं जा सकते। वो तो एक इंसानी शरीर से ही हो सकते हैं। तेरे भाई को वो जिंदा नहीं छोड़ेगी, फिर वापिस आएगी इस शरीर में जिस पर कोई शक ना करे, और ये गुड़िया कहीं ना कहीं से किसी बच्चे के हाथ पहुंच जाएगी और ये उस पर असर करेगी, उस पर काबू पा लेगी। ऐसे ये चुड़ैलें एक घर से दूसरे घर तक पहुंचती रहती हैं और अपने काम के लिए जो जरूरी है वो करती रहती हैं, अब शगुन के समान। हम उस गुड़िया को जड़ों से अलग करना चाहते थे, लेकिन तब तक वो चुड़ैल वहां पहुंच गई। एहसास हो गया उसे कि उसके शरीर को जड़ों से अलग किया जा रहा है, यही उसकी ताकत थी। लेकिन इससे पहले कि उन जड़ों से हम उस गुड़िया को अलग कर पाते, मेरे भाई ने हमला शुरू कर दिया। वो एक लोहे की रॉड अपने हाथ में पकड़े हुए मुझ पर वार कर रहा था। मुझे वो जान से मार डालना चाहता था। इसी के साथ धमकी भी दे रहा कि मैं खुद को मार डालूंगा। और तांत्रिक बाबा कहते, मार, तू खुद को मार, हमें समय मिल जाएगा। जितना तू खुद को कमजोर करेगा हमारे लिए उतना ही अच्छा। और ये वो चुड़ैल समझ चुकी थी, इसीलिए हम पर हमला कर रही। हमें घसीट कर उसने घर से बाहर ला दिया। फिर हंसने लगी और कहने लगी, अब क्या करोगे? गुड़िया को खत्म करना था, कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते। अब तुम्हारे खत्म होने का समय है। और यकीन करो, तुम्हारे भाई का अंत तो होता ही, जिंदा थोड़ी ना छोड़ने वाली थी। वापिस शरीर में जाने के लिए मुझे इतनी ताकत जरूर चाहिए होती है जो किसी की मौत से मिले। बस तेरे भाई को मारकर फिर मैं उस गुड़िया के शरीर में, यानी कि अपने शरीर में। अब लगता है समय आ ही गया है। मुझे इस शरीर से निकलकर उस गुड़िया वाले शरीर में जाना चाहिए, वरना ज्यादा समय हो जाएगा। मेरे शरीर की पहचान हो चुकी है, इसीलिए शरीर बदलने का समय है। तब तांत्रिक बाबा ने मेरे भाई को धक्का दिया और फिर वो कहने लगे, पकड़ अपने भाई को, मेरे पास एक और रास्ता है। तांत्रिक बाबा ने झोंपड़े को ही आग लगा दी और उनके पास पेट्रोल की एक बोतल थी। वो बोतल खोलकर उन्होंने झोंपड़े के अंदर फेंक दी। जब झोंपड़े को आग लगी, पेट्रोल के कारण जो धमाका हुआ उससे गुड़िया भी जलने लगी थी। फिर मैंने अपने भाई को संभाला हुआ। हम दोनों ने मेरे भाई के हाथों को, बाजुओं को, टांगों को जकड़ लिया था ताकि वो कोई हरकत ना कर पाए। तांत्रिक बाबा ने कहा था, ये मरते मरते तेरे भाई को साथ में ले जाने की कोशिश करेगी, इसे संभाले रख। जब तक वो झोंपड़ा और वो गुड़िया राख में नहीं बदल गई, मैंने अपने भाई को नहीं छोड़ा। मैं जख्मी हुआ था, लेकिन अब मैं अपने भाई को छोड़ नहीं सकता था। उसके बाद मेरा भाई बेहोश था। जब उसे होश आया वो बहुत ज्यादा रोया। उसे सब कुछ याद था, क्योंकि पहले वो नियंत्रण दिमाग का उसे दे ही नहीं रही थी। अब मेरा भाई उसे शरीर पर पूर्णतः नियंत्रण पा चुका था। उसे सब याद आया, उसने क्या क्या किया, कैसे वो यहां पर आता था, कैसे वो शमशान या कब्रिस्तान में जाता था, क्या क्या करता था और कैसे उन लोगों को मारा। मेरे भाई को सब कुछ याद आ चुका था। तांत्रिक बाबा ने हमारी मदद की
और हम उस चुड़ैल से छुटकारा पा सके, ऐसी चुड़ैल जो साधारण झाड़ फूक से दूर हो ही नहीं पाती। इस सदमे से उबरने में हमें 2 साल का समय लगा। मेरा भाई दुकान पर सही तरीके से काम कर नहीं पाता था, रात को डरता था, दिन के वक्त सोया करता। 2 साल लग गए उसे ठीक होने में। उसके बाद हमने किसी भी अनजान चीज को छूने की हिमाकत नहीं की। हम अब भी उस घटना से बहुत डरते हैं और मैं सबको यही कहना चाहूँगा, कोई भी अनजान चीज़ किसी सुनसान या वीरान में मिले तो उसे छूना मत। खास तौर पर कोई लकड़ी का बक्सा बहुत पुराना हो उसे खोलना मत। और कोई गुड़िया अगर आपके किसी करीबी बच्चे के पास मिल रही है जो बेहद अजीब है और उसे पता तक नहीं किसने दी है, उसे जल्द से जल्द दूर कर लीजिए।